नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं सुजीत सिंह। आपका स्वागत है आज की पॉलिटिक्स में। आज हम बात करेंगे उस गुनाहगार की जिसको एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उम्र कैद की सजा सुना दी गई। वो गुनाहगार कोई और नहीं बल्कि आतंकवादी यासीन मलिक है। ये वही यासीन है जिसने श्रीनगर में दिन दहाड़े वायुसेना के 4 जवानों को गोलियों से छलनी कर दिया। यह वही यासीन है जिसने रूबिया सईद के अपहरण में अपनी भूमिका अदा की। उसके अपहरण में यह शामिल था। यह वही यासीन है जिसने टेरर फंडिंग के जरिए कश्मीर के आबो हवा में जहर घोल दी। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढाने और उन्हें बेघर करने में भी इसी यासीन का हाथ रहा है। आज आखिरकार एनआईए के कोर्ट में इसे अपने किए की सजा मिल गई। एनआईए ने तो सजाए मौत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को नकार दिया। तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट में जो फैसले दिए जाते हैं, उन्हीं सबूतों को आधार बनाकर इस बार भी फैसला दिया गया। आज शायद उन लोगों की आत्मा को सुकून मिला होगा जो किसी न किसी वजह से इस शैतान के गुनाहों की भेंट चढ़ गए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और इस बहस में हमारे साथ मौजूद रहेंगे कैप्टन आई सिंह भदौरिया, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आई सिंह भदौरिया और राउफ लोन, जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा फोन पे हमारे साथ साजिद यूसुफ जी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है, कश्मीर में काफी मुखर रहे हैं पत्रकारिता में। तो सबसे पहले बात साजिद यूसुफ जी से, वरिष्ठ पत्रकार है। साजिद जी, आप इस पूरे जो ये फैसला आया है, उस फैसले को किस निगाह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एनआई का जो है शुक्रगुजार हूँ और मैं इनको उनकी सराहना करता हूँ जिनने आज यासीन को जो उनकी ट्रायल हुई थी उसमें उनको जो उम्र कैद की सजा प्लस 10 लाख का फाइन हुआ है। मैं मुबारकबाद देता हूँ एनआई को, उनकी पूरी टीम को, जिनने ये चीज आज कई सालों के बाद सामने लाई। और मैं आज सराहना करता हूँ सरकार को, जिनके हित में या जिनके राज्यकाल में ये सब चीजें संभव है, क्योंकि हमारे जो कश्मीरी पंडित जो पिछले 32 साल से इस आशा में बैठे हुए थे कि कभी न कभी उनके जो परिवार है, जिनको यासीन मलिक जो दहशतगर्द है, इनके समय में जो इनकी मृत्यु हुई है, या हमारे जो आई के जो फोर्सेस थे जिनको मारा गया, तो ये सब उनकी मैं उनकी फैमिली को ये बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये सब संभव हुआ है। साजिद जी, आज ये भी सुना जा रहा था, मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही थी और कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि सजा के ऐलान के बाद कश्मीर की सड़कों पे पत्थरबाजी हुई है। तो क्या इसे चंद लोगों की हरकतें मानी जाए, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि एक बड़ा तबका है जो इस सजा से नाराज है? देखिए, जो ये आपने जो इनको देखा होगा पत्थरबाजी जो कवरेज, वो एक स्टूज है, पाकिस्तानी स्टूज जो है, कुछ एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कि इसके फॉलोअर है यासीन मलिक के। कुछ लोग आए थे, सड़कों पे आए थे, नारेबाजी कर रहे थे, और उनके पीछे आप लोगों को भी पता है किसका हाथ है जो ये चीजें करवा रहे हैं। तो पूरा कश्मीर अगर आप अभी देख रहे हो, अगर आपके पास विजुअल्स भी होंगे, तो बाकी जो पूरा कश्मीर है वो खुला हुआ है इस वक्त। बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन बहुत सारे ऐसे कश्मीरी युवा जो है वो इस चीज से खुश है कि यासीन मलिक जैसे दहशतगर्द को उम्र कैद की सजा हुई है। जी, राउफ लोन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। राउफ लोन जी, आपको क्या लगता है, एक दहशतगर्द को उम्र कैद की सजा दी गई, या फिर जिस तरीके से उसे एक चश्मा चढ़ाया जा रहा था इस पूरे मामले पे कि ये एक गांधीवादी सोच की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इस बीच उन्हें सजा सुना दी गई? आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं इस विषय पे इस तरह बात करना चाहता हूँ कि जो यासीन साहब की ये आज कोर्ट में, जो ऑनरेबल कोर्ट ने आज फैसला आया है, ये कोर्ट का एक फैसला है, वो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला सबको कबूल करना चाहिए। लेकिन आप अगर बात करें कश्मीर की, कश्मीर में किसी को मारने से, ये 1947 से लोगों को मारा जाता है, किसी को यहाँ की बंदूक से मारा जाता है, किसी को वहां की बंदूक से मारा जाता है।
बंदूक यहाँ की हल नहीं है। यहाँ अगर हमारी सरकार हल ढूंढना चाहती है तो जी उनको इस लोगों से डायलॉग प्रोसेस करना चाहे, यहाँ के नौजवानों से बात करनी चाहिए। अगर आपको मालूम होना चाहिए 1947 से यहाँ कितने लोग मरे, हमारे पुलिस के नौजवान कितने गए, हमारे पंडित भाई कितने गए, हमारे यहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कितने गए, सोशल एक्टिविस्ट कितने गए और आम शहरी कितने मारे गए, क्या अभी तक कोई हल निकला? किसी को फांसी देने से या किसी को मारने से यहाँ कोई हल निकलने वाला नहीं है। अगर अगर हमारी सरकार को हमारा सचमुच दर्द है, कश्मीर जी का दर्द है, वो यहाँ के नौजवानों से बात करें। वो नहीं, नौजवान चाहते क्या है? नौजवानों किसी से को मारने बातचीत से यहाँ पे अमन आने वाला नहीं है। राउफ जी, नौजवानों से बात करने का रास्ता हमेशा खुला हुआ है, लेकिन वो रास्ता संगीन के साए में नहीं होगा, वो रास्ता बंदूक की गोली से नहीं खोला जाएगा। जिस तरीके से पिछले दिनों अब मैं यही कहूंगा कि ये जो यासीन मलिक थे, जो यासीन मलिक जिनको आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, वो एक भटका हुआ नौजवान था, लेकिन बाद में उसने भी बातचीत की पेशकश नहीं की। उसने बंदूक उठा लिया, उसने AK-47 उठा लिया, लेकिन जो AK-47 उठा लेता है ऐसे नौजवान से क्या बातचीत की जाएगी? जो हाथ में पत्थर उठा लेता है क्या ऐसे नौजवान से बातचीत की जाएगी? आप क्या कहना चाह रहे हैं राहुल जी? आप पर्टिकुलर एक नौजवान की बात मत कीजिए। अगर कोई नौजवान बंदूक उठाता है इसका मतलब ये नहीं है वो बंदूक उठाते वो गलत करता है। बंदूक एक सोल्यूशन नहीं है, चाहे बंदूक कहीं से भी उठे वो हल नहीं है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जी, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ के बाकी नौजवानों की बात, जो ओवरऑल यहाँ नौजवान है, जो कभी क्रॉस फायरिंग में मारे जाते हैं, कभी कोई बेचारा इलेक्शन रैली में होता है वो मारा जाता है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ वो मारा जाता है, कोई PDP के साथ होता है, कोई नेशनल के साथ होता है, कोई BJP के साथ होता है, राउफ जी मैं होता है या यहाँ का कोई पुलिस वाला होता है। बिल्कुल मेरी हमदर्दी हर उस नौजवान के साथ है जो बेगुनाह है और किसी ना किसी तरीके से या तो आतंकवादियों की गोली का शिकार हो गया या गलतफहमी का शिकार हुआ। मुझे हर उस नौजवान के साथ हमदर्दी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता? मैंने सीधा सवाल किया था कि जो फैसला हुआ है वो सही है या गलत है। अगर आपको लगता है कि वाकई यासीन मलिक गलत हैं तो उनको जो सजा दी गई वो सही है, आपको ये कहना चाहिए। देखिए ऑनरेबल कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है वो साबित, अगर उन पर कोई जुर्म हुआ है तो ऑनरेबल कोर्ट के फैसले की हम इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है किसी को फांसी दे के आपने कश्मीर का मसला हल किया। हम चाहते हैं कि फांसी नहीं दी गई है, उम्र कैद दिया गया है। पहले तो ये सही कर लीजिए, उन्हें फांसी नहीं दी गई है यासीन मलिक को, उसे उम्र कैद दी गई है। उम्र कैद और 10 लाख का जुर्माना जो उनको मिला हो। देखिए बात सुनिए, यहाँ यासीन मलिक को सजा देने से आपका हल मसला नहीं होगा। आप मुझे बताए हमारी जो फोर्स है हर रोज बोलती है हमने नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो सजा दी गई वो गलत सजा दी गई? मैं कहना चाहता हूं कि हर रोज हमारी फोर्सेस बोलती है कि यहाँ 200 मिलिटेंट अभी रह गए, 300 मिलिटेंट अभी रह गए, 150 भी रह गए, लेकिन वो आए रोज आते कहां से? ये एक दिन खत्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ का जो कोर इश्यू है, यहाँ का जो मसला है, उस मसले को जब तक ना बात उस पर की जाए, हमारी जो सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है, उनको यहाँ के नौजवानों से बात करें। डायलॉग प्रोसेस ही ऐसा ठीक है जिससे हम आपके पास फिर लौटेंगे, अमल ला सकते हैं। यहाँ ताकत के बल पे हम कभी अमल नहीं ला सकते। राव जी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रख रहे हैं, लेकिन इस बीच में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सेना में रह चुके हैं, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। भदौरिया जी, आपको क्या लगता है राउफ जी जो कह रहे हैं वो सही है? भदौरिया जी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। भदौरिया जी। जी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है आवाज, बताइए। हाँ, ये जो महोदय कह रहे हैं जी, मैं इसमें नहीं करता हूँ, क्योंकि आतंकवादी आतंकवाद होता है और यासीन मलिक ने जो कृत्य किए जी वो बहुत घिनौने किए हैं, तो माफ के योग्य नहीं है। आज जो सजा मिली है तो हमारे हिसाब से वो सजा बहुत कम है। ऐसे आतंकवादी को मौत का सजा होना ही नहीं चाहिए, मौत की सजा होना चाहिए। कोर्ट ने आज जो सजा दी है शायद उसका भारत आज उससे नाखुश है, क्योंकि ये सजा बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा, जो 4 एयरफोर्स अधिकारियों को इन्होंने मौत के घाट उतारा था,
जी उस टाइम मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी, उस टाइम कश्मीर में पोस्टिंग थी। ये हमारे सामने का बात क्या है? जी एक निर्दोष 4 एयरफोर्स के अधिकारियों को बड़े काम AK-47 से भूल डाला था। और ऐसे आतंकवादियों को उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा होना चाहिए। एक देश के गृह मंत्री की लड़की का अपहरण करने वाले को उम्र कैद नहीं, मौत की सजा होना चाहिए। ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिनको ऊपर से सरेआम फायरिंग करके उनको मौत के घाट उतार दिया। ऐसे आतंकवादी को उम्र कैद की, मौत की सजा होना चाहिए। तो आज देश जो कोर्ट ने अपना डिसीजन किया है, ठीक है, वो कोर्ट का डिसीजन है, मगर जो देश उम्मीद लगा के बैठा था वो डिसीजन नहीं आया है, क्योंकि इतने बड़े आतंकवादी के लिए उम्र कैद की सजा बहुत छोटी सजा है। लेकिन ऐसे आतंकवादियों को जीने का अधिकार नहीं है। भदौरिया जी आप एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आप देखिए, इतनी कृत्य करने के बाद कांग्रेस सरकार इनको रेड कारपेट बिछाती, सीएम हाउस में बुलाकर बिरयानी खिलाती। ये कांग्रेस कार्यकाल की बात बता रहा हूं मैं आपको। मनमोहन सिंह सरकार में यही यासीन मलिक सीएम हाउस में गया था, रेड कारपेट बिछाई गई। ठीक है बड़ा सम्मान दिया गया था। हम उस सियासत में नहीं जाएंगे भदौरिया जी, हम उस सियासत में नहीं जाएंगे। राउफ जी का सीधा सीधा ये कहना है कि कोर्ट ने ये सजा भले सुना दी है, लेकिन इस तरह की सजा देने से कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। सरकार को इन तरह की सजाओं के बजाय वहां के नवयुवकों से, वहां के नौजवानों से जाकर बात करनी चाहिए, शायद तब कोई रास्ता निकले। आपको क्या लगता है कि ये सजा सुनाने से कोई रास्ता निकलेगा? बिल्कुल, नौजवानों को भी सरकार से बात करना चाहिए, ना कि बंदूक को कर देना चाहिए। बंदूक से भी मसला हल नहीं होता है। आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो सरकार के सामने रखिए। आप सरकार आपसे बात करना चाहती है और सरकार तो कब से कह रही कि आप आइए, हमारे साथ बैठिए, चर्चा करिए, मगर ये कभी नहीं आए हैं, क्योंकि इन्हें विश्वास बंदूक पे है, चर्चा में नहीं है, संविधान पे नहीं है, देश की न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है इन्हें। तो ये वो लोग हैं कि इन्हें सिर्फ विश्वास है तो आतंकवाद पे विश्वास है जो इन्होंने फैलाया हुआ है। ये आज चर्चा कर रहे हैं, उस टाइम ये कहां गए थे जब वहां से 5 लाख हिंदुओं को रातों रात कश्मीर से निकाला गया था, उनके आग लगाई गई थी, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था। उस टाइम ये लोग कहां गए थे? तब इनके मुंह नहीं खुले थे क्या? वो वहां कश्मीर के नागरिक नहीं थे? वो भी कश्मीर के नागरिक थे जिन्होंने बरसों आपके साथ रहे हैं, आपके कंधे से कंधा मिला के रहे, आपकी ईद में बराबर के भागीदार बनते थे। ठीक है राव जी, इन लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया कि उनके घर जलाए, उनको जिंदा मारा, उनको भून डाला, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। वो तो इनका चरित्र है। ऐसे गंदे लोगों से बात करना, मैं तो कहता हूँ सरकार की भी तोड़ नहीं है इनकी। ठीक है बात करते हैं भदौरिया जी आते हैं। हमारे साथ साजिद यूसुफ जी भी जुड़े हुए हैं। बात तो लातों के बुत बातों से ना माने, ठीक है, उनको फिर लाते ही दिखाना चाहिए। तो ये लोग बातों को नहीं मानते। ठीक है भदौरिया जी, आप वापस आते हैं आपके पास। कश्मीर की क्या हालत बना के रख दी, कितने लोग वहां मारे गए, कितने सुरक्षा बल वहां अभी तक शहीद हो गए। भदौरिया जी आपके पास लौटते हैं। बात करते हैं कि वहां के लोगों से बात करना चाहिए। किस तरह की बात करना चाहते हो आप? कैसी बात करना चाहते हो? आइए बैठ के बात करिए। कश्मीर में आज अमन चैन भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है, ठीक तो है, वो इनको हजम नहीं हो रहा है। आज आप देखिए जितने ज्यादा कश्मीर के लोग नहीं बोल रहे, उससे ज्यादा दर्द पाकिस्तान में लोगों को हो रहा है। और महबूबा, ठीक है, लौटेंगे भदौरिया जी, इस मुद्दे पे भी लौटेंगे। भदौरिया जी, यही यासीन मलिक था। तो ये लोग ठीक है भदौरिया जी, लौटेंगे आपके पास। इस बीच हमारे साथ साजिद यूसुफ जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लोगों को चैन से रहने नहीं देना, ठीक है, कश्मीर में करके रखा है। भदौरिया जी एक मिनट, क्या हालत इन्होंने बना दी।
वो तो 8 साल से जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आज थोड़ा वहां शांति है, नहीं तो थोड़ी बम ब्लास्ट होते थे। थोड़ी शांति आप भी रख लीजिए भदौरिया जी। आज इनके बस का काम नहीं रहा है वहां। आज अगर ये आते भी है तो इनको 2 गज जमीन के नीचे पहुंचा दिया जाता है। वो करते हैं भदौरिया जी, कांग्रेस राज में देखो खुली छूट मिली थी, बम ब्लास्ट कर रहे थे, सरकारी अधिकारियों को मार रहे थे, सेना के ऊपर जो पत्थरबाजी कर रहे थे, आज पत्थरबाजी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम है पत्थरबाजी करे पत्थर। भदौरिया जी आपके पास लौटेंगे भदौरिया जी, वो अच्छी तरह जानते हैं। मगर कांग्रेस के टाइम में ये सब चीजें इन्हें करने को मिलती थी क्योंकि कांग्रेस तो इन्हीं के साथ चलती थी कंधे से कंधा मिला के जी। तो वो आज इनको दर्द है। आज इनको दर्द ये नहीं, दर्द ये है कि आज ये अपनी मनमर्जी कश्मीर में नहीं चला पा रहे। ठीक है भदौरिया जी, आपकी बात समझ में आ गई है भदौरिया जी, इनसे हजम नहीं हो रहा है भदौरिया जी। जी, आप जब बोलते हैं तो धारा प्रवाह बोलते हैं, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं होती, किसी को बोलने ही नहीं देते आप। खैर, इस बीच वरिष्ठ पत्रकार हैं साजिद यूसुफ जी जुड़े हुए हैं। साजिद जी सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। साजिद जी सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। साजिद जी हमारे साथ अभी राउफ लोन जुड़े हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर में अच्छा दखल रखते हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुनाया है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है, वो सही नहीं है, इससे कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर का मसला कैसे हल होगा? देखिए, रूफ जी जो है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो यासीन मलिक को आज 10 साल की कैद हुई है ये सही नहीं है। क्योंकि ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि यासीन मलिक को बीच चौराहे पे फांसी देनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि 10 साल का जो उनका जो ये प्रिजन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, ये मुझे लगता है कहीं हद तक सेटिस्फेक्शन उसमें नहीं मिल रही है लोगों को। आई थिंक अगर रूफ साहब ये बता रहे हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है ये सही बात है, तो मैं भी उनसे इनकी बात से सहमत हूँ। हाँ, ये सही बात है, इनको सिर्फ सजाई मौत ही होनी चाहिए। तो मैं उनकी बात से बड़ा इसमें सहमत हूँ। जी, तो आपको लगता है कि यासीन मलिक को जो सजा दी गई है वो सही है? और अगर कोई भी आगे भी अगर कोई नौजवान आतंकवाद के रास्ते पे चलता है, दहशतगर्दी करता है, या फिर वो हाथ में AK-47 उठाता है, तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की सजा का प्रावधान होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल, जहां तक यासीन मलिक का सवाल है, आज उसको जो ट्रायल जो हुआ है, 10 साल की जो सजा हुई है, मैं मानता हूं कि फांसी की सजा होनी चाहिए क्योंकि एक मैसेज जो पूरी वर्ल्ड लेवल पर जानी चाहिए कि हमारा जो देश है वो पुराना देश नहीं रहा है, जो कि जी साजिद जी, ये वो देश रहा है। इस देश में हमने एक चीज संपर्क किया है, हमने एक चीज क्लियर इंडिकेशन और क्लियर मैसेज दिया गया कि हम इस टेररिज्म को यहाँ टॉलरेट नहीं करेंगे। और जो भी यासीन मलिक जैसे जितने भी लोग कश्मीर में होंगे वो ये बात जरूर सुन ले कि वो देश रहा नहीं है जो आपको इन चीजों में टॉलरेंस कर रहा था। जो भी इस चीज में इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजाई होगी। जैसे आज यासीन मलिक का 10 साल हुआ, मैं ये मानता हूँ कि अभी यासीन मलिक जैसे कई सारे ऐसे लोग जो है जो कश्मीर में फ्रीली घूम रही हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी साजिद जी, ऐसा क्यों होता है कि जब भी इस तरह के फैसले भारत में लिए जाते हैं, इसका असर पाकिस्तान में देखने को मिलता है, पाकिस्तान के नेताओं को मिर्ची लगने लगती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जहां तक पाकिस्तान के बारे में पिछले 30 साल से अगर आपने देखा होगा, मैं खासकर 1989 से बात करूंगा, अगर आपने देखा होगा कश्मीर में जितना भी खून खराबा हो उसका होली एंड सोली रेस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी है। चाहे अगर हम 22 अक्टूबर 1947 से लेके कबाली रेड के बारे में बात करें, वहां से शुरुआत हुई थी जब पाकिस्तानी जो ट्राइबल्स अफरीदी ट्राइब्स है, जब उन लोगों ने यहाँ पे रेड किया था कब्जा गैरत करने के लिए, तो ये चीज स्टार्ट हुई थी। पाकिस्तान की पहले से ही नीति रही है कि उनकी वो चाहते हैं कि कश्मीर कभी अमन से ना रहे। अगर आपने देखे होंगे आज के विजुअल देखेंगे, पाकिस्तान आज इसलिए दखलंदाजी कर रहा था क्योंकि उनको राज नहीं आ रहा कि कश्मीर जो है इकोनॉमिकली वो बूस्ट हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ की जो हमारी टूरिज्म सेक्टर है, यहाँ के जो लोग हैं, लोगों के जेबों में पैसा आना स्टार्ट हो गया, उनको ये चीज रास नहीं आ रही है, इसीलिए वो इन चीजों में दखलंदाजी दे रही है। और अगर आज उनको ये लगता है कि उनकी बात कहीं वैल्यू रखती है मायने, तो आई थिंक दे आर लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज। नोबडी इज टेकिंग देम वेरी, नोबडी इज टेकिंग देम सीरियस। जी जी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भदौरिया जी। भदौरिया जी, आपको क्या लगता है
कि जब इस तरह के फैसले होते हैं, आज भी जब यासीन मलिक के खिलाफ फैसला आया तो मिर्ची पाकिस्तान को लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस फैसले पे क्या, जब भी कोई सरकार वहां अगर एक अच्छा डिसीजन लेती है कश्मीर के, खास करके कश्मीर के आवाम के हित में जी, तो वो डिसीजन जो है ना पाकिस्तान को हजम नहीं होता है। ना ही वहां के जितने अलगाववादी नेता हैं उनको हजम होता है, ना ही कश्मीर पाकिस्तान वालों को होता है, क्योंकि उनकी सोच और उनकी भाषा तो एक ही है। जब धारा 378-17 हटाई गई तो जितना कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को दर्द हुआ उतना ही पाकिस्तान वालों को दर्द हुआ, और आज दिन तक वो दर्द हो रहा है, वो पीड़ा आज भी नहीं निकली है। तो जब किसी भी आतंकवादी को अगर इस कोर्ट का इस पनिशमेंट देता है तो ऐसे कश्मीर के जो अलगाववादी है, पाकिस्तान के नेता है, पाकिस्तान की आवाम है, इनको दर्द होना वाजिब है, क्योंकि उनकी जो सोच है उससे ये चीज मेल नहीं खाती। उन्हें मेल खाती है कि आतंकवादियों की वहां हमें मिलाई जाए, आतंकवादी जैसा चाहे नरसार करते रहे, कोई रोक टोक ना हो, सरकार उनको पूरी छूट दे दे, सरकार उनको रेड कारपेट बिछा के दे आतंकवादियों को। तो पिछली सरकार ऐसा करती रही तो वो उनको अच्छा लगता था, लेकिन मगर उन्हें शायद मालूम नहीं कि अब भदौरिया जी, राष्ट्रवादियों की सरकार है, भदौरिया जी राष्ट्र हित में काम करते हैं। देश के 130 करोड़ जनता की सरकार है, 130 करोड़ जनता के हित में काम करने वाली सरकार है। अब आतंकवादियों को रेड कारपेट बिछाने वाली सरकार नहीं है। भदौरिया जी, आतंकवादियों की जहां जगह है उन्हें वहीं पहुंचाया जाएगा। ठीक है भदौरिया जी, अब जो है ना हार माला फूल नहीं पहनाए जाएंगे सजा के। जी भदौरिया जी सुन पा रहे हैं थी भदौरिया जी, ठीक है। आप जो बीजेपी की सरकार है, जो भी तमाम चीजें कही आपने, जो तमाम बातें कही, ठीक है, बहुत सख्त सरकार है, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, सब मान रहे हैं इस बात को, लेकिन आपकी सहयोगी रही, नाम आपको पता है, मैं बात महबूबा मुफ्ती की कर रहा हूं, कि महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि यासीन मलिक को जो सजा सुनाई गई है ये बीजेपी मुसलमानों पे जुल्म कर रही है। आपको क्या लगता है, कभी आपकी सहयोगी रही थी, इस तरह के बयानात वहां जम्मू कश्मीर के लिए या भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरह के बयान इस मौके पे दिए जाने सही हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी सब वहां के जो वहां की आवाम है उनको भड़काने के लिए, क्योंकि मुख्य धारा में लोग जो चलना चाह रहे हैं वो मुख्य धारा में ना चल पाए। कश्मीर में यही तो वो पाकिस्तान चाहता है, और क्या चाहता है कि वहां कभी भी अवाम जो है ना, अवाम वहां की ठीक से ना चल पाए, वहां शासन प्रशासन अपना काम ना कर पाए जी, हर जगह शासन का विरोध होता रहे। तो यही तो पाकिस्तान चाहता है, यही कश्मीर के जो अलगाववादी नेता है वो चाहते हैं। वो कब चाहते हैं कि कश्मीर में अमन चैन जो है ना वहां बहाल हो, नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने यही तो किया है। अगर अब वहां चैन से लोग रह रहे हैं, लोगों को लगने लगा है, इस साल आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा पर्यटन कश्मीर में गए हैं, तो ये चीजें वहां के अलगाववादियों को हजम नहीं हो रही है और ना ही पाकिस्तान को हजम हो रहा है। तो उन्हें लग रहा है कि अब वहां से आतंकवाद तो खत्म हो रहा है, अमन चैन बहाल हो रहा है। तो वो अमन चैन देख के ना तो ही वहां के नेता खुश है और ना ही पाकिस्तान खुश है, क्योंकि दोनों के ही ऊपर सांप लौट रहा है। उन्हें तो चाहिए कि कश्मीर में जितना खून खराबा होता रहे वो अच्छा लगेगा। कश्मीर में सरकार अपनी कोई मुख्य धारा से कोई किसी को जोड़ ना सके वो अच्छा रहेगा, वहां डेली नरसार होता रहे वो अच्छा रहेगा। तो ये लोग आतंकवादी, जितने आतंकवादी खतरनाक है उससे ज्यादा इनके संरक्षण जो है ना, इनके नेता है जो अलगाववादी, ये खतरनाक है। तो सत्यता तो ये है कि कश्मीर में अभी तक जो अमन चैन अगर बहाल नहीं होने दिया था तो इन नेताओं ने नहीं होने दिया। ये नहीं चाहते थे कि वहां की जनता इनके चुंगल से निकल के मुख्य धारा से जुड़ सके, ये सोच थी लोगों की। भदौरिया जी, आपको लगता है कि जो फैसला आया है इससे कश्मीरी पंडितों के जख्मों पे भी मरहम लग पाएगा? बिल्कुल, कश्मीर के पंडितों के मरहम तो हम ये नहीं कहेंगे कि इससे मरहम लग पाएगा। ये है कि कुछ ना कुछ थोड़ा जरूर एक मन में उम्मीद बंधी है
कितना बड़ा भी गलत काम करने वाला हो वो गलत ही होता है। और जब एक सरकार राष्ट्रवादियों की सरकार होगी, जिसका नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा, तो हर नागरिक को इस देश में न्याय मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो ये जरूर सोच सकते हैं। बाकी मैं इतना जरूर कहूंगा कि ठीक है, आज जो कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है वो आम जनता के सोच के बराबर डिसीजन नहीं है, क्योंकि ऐसे जिन्होंने कई हत्याएं करी हो उसको उम्र कैद तक की सजा मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। कोर्ट की अपनी सोच है। ऐसे आतंकवादियों को तो जीने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें तो तुरंत फांसी पे चढ़ा देना चाहिए था। शायद वो इन्होंने कर नहीं पाया है, तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और मैं तो ये कहूंगा ठीक है, वो कोर्ट की अपनी बात है, मगर ये सजा बहुत नामाफिक है, इतनी सजा जरूरी नहीं है। जी राउफ लोन जी, आवाज पहुंच पा रही है? आवाज हम तक पहुंच। देखिए, जब तक ना हमारे हिंदुस्तान के जो नेशनल पार्टियां हैं, जब तक ने कश्मीरी के खून पे सियासत करना बंद करेंगे, तब तक अमन का हाल कैसे होगा? जब तक कश्मीरियों को मार के जब इनके दिल को राहत मिलती है, मैं एक किसी यासीन मलिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक यहाँ के नौजवान की बात कर रहा हूँ। जब तक ना यहाँ के नौजवानों को टेबल पे लाया जाए, आप मुझे भाई कब तक मारोगे कश्मीरी को? कब तक कश्मीरी मरेंगे? कब तक कश्मीरी कभी एक गोली से कभी दूसरी गोली से मरेंगे? हमें क्या सिर्फ मरने में हम भी जीना चाहते हैं, हम भी तरक्की चाहते हैं, हम भी बड़ी बड़ी नौकरियां चाहते हैं, हम भी ऐसा आराम करना चाहते हैं। दुनिया में इंसान एक बार आता है, बार बार नहीं आता है। लेकिन किसी को अगर कश्मीरियों का खून बहा के सुकून मिलता है, तो आप मुझे बताइए। राहुल लोन जी, ये आपके विचार से अलगाववाद जैसी बू क्यों आ रही है? सचमुच में अटूट अंग समझते हैं, फिर उस अटूट अंग के जो यहाँ के दिलों पे जख्म लगे हैं, यहाँ के सीनों पे जो छलनी हो गए, उनको दवाई मिलनी चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए। अदरवाइज क्या वो कश्मीरी पंडित आपके कश्मीरी नहीं थे? यहाँ की माएं कब तक रोएंगी? कब तक यहाँ की माएं तड़पेंगी? आप मुझे क्या यहाँ की बिल्कुल मैं भी इसी मुद्दे पे आना चाहता हूँ। राहुल जी, क्या वहां से जिन कश्मीरियों को बेदखल कर दिया गया, बेघर कर दिया गया, जिनकी अस्मिताएं लूट ली गई, जिनके बहु बेटियों की इज्जत लूट लिए गए, क्या वो कश्मीरी नहीं थे? क्या उन कश्मीरियों का कोई हक नहीं था उस कश्मीर की मिट्टी पे? यहाँ का हिंदू अगर मारा गया, वो भी हमारा कश्मीरी भाई है, वो भी हमारा खून है। यहाँ का मुसलमान मरेगा, वो भी हमारा खून है। हमें दोनों के लिए एक ही दर्द है। अगर आप नौजवान याद नहीं है, मारा गया वो नौजवान याद नहीं है, गोली मारी गई। ये सारे नौजवान हमारे हैं, मत कीजिएगा। हम एक है, हम भाई है, हमारा हिंदू भी हमारा भाई है, हमारा मुसलमान भी हमारा भाई है। लेकिन तो राहुल जी, हिंदू मरता है आप ज्यादा बोलते हो, मुसलमान मरता है आपके कान जूंगती है। इससे नीची सजा तुम्हारे लिए ठीक भी नहीं है। राहुल जी, आप कश्मीरी पंडितों को भी अपना भाई मानते हैं, जो कश्मीरी महिलाओं की इज्जत लूटी गई उसको बहन मानते हैं, तो जब आपके भाई बहन की हत्या करने वाले को उम्र कैद की सजा दी जाती है, तो उसको आप गलत क्यों बता रहे हैं? आपको मैंने बता दिया, अगर ऑनरेबल कोर्ट ने कोई फैसला लिया है, किसी सबूत के आधार पर अगर फैसला लिया है, किसी को फांसी देने से अमन आ सकता है? आप मुझे बताइए, यहाँ अगर एक बंदे को फांसी देने से पूरे कश्मीर में अमन आएगा। मैं आज ही तैयार हूँ, मुझे लाल चौक में फांसी दीजिएगा, क्योंकि बाकी हमारी जो हमारी जनरेशन है वो सुकून से रह सके। यहाँ आप मुझे बताइए, यहाँ 1947 से हमारी सरकार बोल रही है कि आप 200 मिलिटेंट रह गए, आप 250 रह गए, आप 300 रह गए। ये आते कहां से? फिर ये दर्द है क्या? क्यों ये नौजवान गलत रास्ते पे जाते हैं? इनको गलत रास्ते पे रोकना है, इनको हिलप को, इनके जख्मों को देखना है, क्या वजह है, क्यों जाते हैं ये? इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार, यहाँ की जो हिंदुस्तान की सरकार है, वो कश्मीरियों से बात करे, इनको टेबल पे लाए, ताकि इनके जख्म देखे जाए, इनको जख्मों को कुरेदा ना जाए, इनको जख्मों को कुरेद के इनको नासूर बन जाता है। इनको नासूर बनने मत दीजिए। देखिए, हम बेबस हैं, यहाँ 10 लाख फौज बैठी है,
ये कश्मीरी नौजवान कैसे बाहर निकलेगा, कैसे अमन आएगा? इस चीज पे आपने काम करना है कि यहाँ अमन कैसे लाया जाए, यहाँ कश्मीरियों को सुकून की जिंदगी कैसे दी जाए, चाहे वो हिंदू हो। इसको हिंदू मुस्लिम मत कीजिएगा, यहाँ हिंदू भी मारा, यहाँ मुसलमान भी मारा, यहाँ वो मासूम छोटे छोटे बच्चे मरे, 14 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, अभी भी कितने 10,000 नौजवान लापता है, अभी भी वो हमारी माँ बहनें उनके लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटा अगर इतने ही भाईचारे वाले थे तो कश्मीरी पंडितों को वहां से आने नहीं देते, उनकी रक्षा में खड़े हो जाते आप लोग। तब नहीं खड़े हुए थे, हम चाहते हैं तब तो आपकी मस्जिदों से ऐलान होते थे कि अपनी बहन बेटियों को छोड़ के चले जाइए। कोई इनको यहाँ और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर कितना जहर भरा है हिंदुओं के प्रति वो दुनिया जान चुकी है कि तुम कभी हिंदुओं के जैसी नहीं हो सकते हो, तुम आतंकवादी हो, तुम आतंकवादी ही रहोगे। यहाँ पंडितों के खून के सियासत मत खेलिएगा, यहाँ कश्मीरियों के खून के सियासत मत खेलिएगा। हम भाई भाई है और हम अमन से रहना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। हत्या हुई है, राहुल भट्ट की ऑफिस के अंदर घुस के हत्या करी है, वहाँ ये सिक्योरिटी हमारी, आप मुझे बताइए, अगर हमारी सरकार, अगर बीजेपी सरकार आज बोल रही है कि यहाँ अमन है, यहाँ कोई खून खराबा नहीं है, जब तक 370 हुआ, यहाँ फिर राहुल भट्ट की हत्या कैसे हुई? ये सिक्योरिटी कहाँ पे थी? क्यों हमारे राहुल भट्ट को मारा गया? क्यों मारा गया? ये सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी? किस कारण? क्या ये चीज के लिए जिम्मेवार है? इसको पॉलिटिकल घमसान के लिए मारा गया? आप मुझे बताएं, हम भी चाहते हैं कि थोड़ी तौर इसमें निकाला जाए, इसमें रास्ता निकाले। क्यों हमारे भाइयों को मारा जाता है? क्यों किसी पंडित को मारा जाता है? क्यों किसी मुसलमान को मारा जाता है? चाहे वो किसी भी गोली से मारे, कश्मीरी क्यों मरता है? राउफ जी, कश्मीरी पंडित भी है, कश्मीरी मुसलमान भी है, कश्मीरी सारे हैं, सिख भी है, कोई भी मरेगा हमें दर्द होता है, हमें परेशानी होती है, हमें बेबसी होती है। राउफ जी देखिए, आपकी तमाम बातों को मैं आगे करता हूं, लेकिन यह भी समझना तो जरूरी है। मानता हूं मैं कि वहां के जो कश्मीरी आवाम है, वहां के जो नवयुवक हैं, उनके साथ बातचीत की जानी चाहिए और बातचीत की जाती है, सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जाती है, बातचीत का रास्ता खोला जाता है। लेकिन वहां पे चंद लोग ऐसे होते हैं जो यासीन मलिक जैसे लोग होते हैं, जो महबूबा मुफ्ती जैसी लोग होती हैं, वो आकर के सामने आपकी नुमाइंदगी करते हैं, वो कहते हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन क्या कभी आपने सरकार की तरफ से सोचने की कोशिश की कि जब सरकार 2 कदम आगे बढ़ाती है तो आपको लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है? भाई, आप कोई स्पेशल, कोई आपको कोई दर्जा नहीं दिया गया है, आप भी भारत के उसी नागरिक की तरह हैं जिस तरह का नागरिक बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, असम का है, बंगाल का है या कन्याकुमारी तक जितने भी भारतीय हैं सब एक जैसे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको कोई स्पेशल स्टेटस दिया जाए, आपको कोई स्पेशल दर्जा दिया जाए? आप भी हमारे भाई हैं, आप भी भारतीय हैं, आपके साथ भी उसी तर्ज पे बात होगी जैसे बाकी भारतीयों के साथ होनी चाहिए। लेकिन जब बात कश्मीर की आती है तो हमेशा यही बात उठती है कि भाई हमारे साथ ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि किसी के साथ कोई दिक्कत आई हो या किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो, तो भारत के अलग अलग हिस्से में कई ऐसे मामले आते हैं जिनके साथ नाइंसाफी होती है या जिनके साथ इंसाफ नहीं हो पाता। लेकिन क्या इसका रास्ता यही है कि AK-47 उठा लिया जाए? क्या इसका रास्ता यही है जो यासीन मलिक ने चुना? आपको लगता है कि इस तरीके से कोई बातचीत का रास्ता दबाव डाल करके निकाला जा सकता है? राउफ जी देखिए, बंदूक कोई मसला हल करने वाला नहीं है, गन कोई मसला हल कर, चाहे वो कोई भी बंदूक हो, कभी भी बंदूक से कोई अमन कभी आया नहीं है, ना आया है, ना आएगा कभी भी। किसी देखो बैटल ऑफ आइडियाज होते हैं, मैं सोच मुख्तलिफ रख सकता हूँ। आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे मार दोगे, आप मुझे गोली मारोगे। अगर मैं कोई अलग सोच रखता हूँ, देखो आप एक बेटर सोच से, बेटर आइडिया से मेरी सोच को तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने इसके लिए बंदूक रखा है? क्या बंदूक के जोर पे आप किसी की सोच को बदल सकते हो? नहीं। अगर आप बंदूक के बल पे किसी की सोच को तब्दील करना चाहते हैं, खामोश लोग रहेंगे, नहीं बदल सकते हो तो आसिफ मलिक ने 4 एयरफोर्स के अफसरों को क्यों मारा था? हुक्मरान जब तक हिंदुस्तान के हुक्मरान अफसरों को क्यों मारा था? हमारे जब तक दिल और दिल की दूरी को खत्म किया जाएगा,
सचमुच में तब तक कोई अमन आने वाला नहीं है। तो इसलिए जितने भी यहाँ नौजवान हैं वो भी मारे गए। उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, एक शार में आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो आप समझ लीजिए। हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, चाहे वो यहाँ का मुसलमान हो, चाहे यहाँ का वो हिंदू हो, चाहे यहाँ का वो सिख हो, चाहे यहाँ का वो बौद्ध हो, कोई भी नौजवान मारेगा हमें दर्द होता है। राव जी को बात रखने दीजिए भदौरिया जी, बातचीत शुरू करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उम्र कैद नहीं, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। एक नहीं, जितने आतंकवादी हैं इनको सबको फांसी से कम कोई सजा ही नहीं होना चाहिए। कश्मीर का खून बेच के, कश्मीर के नौजवानों का खून बेच के सियासत मत करो। हमारा खून इतना सस्ता क्यों आपने रख दिया है कि यहाँ बस सिर्फ खून खराबा। हम कश्मीर के नौजवानों का खून देखा है, कश्मीर की सेना का भी खून देखा है। खून खराबा हमें नहीं चाहिए, गन कल्चर हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे हर सड़क पे, हर चौराहे पे सिर्फ बंदूकें हैं। इन बंदूकों से हमें डर लगता है। इन बंदूकों को भदौरिया जी सुन लीजिए, कार्रवाई करती थी जिसमें बंदूक ना हो। यही कश्मीरी नौजवान पत्थर फेंकते थे जाके सेना ठीक है भदौरिया जी, ये वही नौजवान है जो सेना के ऊपर स्टोनबाजी करते थे। आपको पहले आप वो छोटे 14 वो ना समझ नौजवान, वो छोटे बच्चे हमारे 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 16 साल, उन पे आपको तरस नहीं आता है। आपको क्या तरस आएगा बाकी पूरी आवाम पे? मैं समझता हूँ छोटे बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है, उनको मारने की, जेलों की जरूरत नहीं है। उनको काउंसलिंग की, जैसे एक ड्रग एडिक्ट को आप काउंसलिंग करते हो, उसको रैब सेंटर देते हो, उनको जेल भेज के आप इतना मजबूत बना देते हो, वहां से निकल के ज्यादा मजबूत होते हैं। हम चाहते हैं उनको हीलिंग टच पॉलिसी शुरू हो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में यहाँ अमन क्यों आया था? आप मुझे बताइए क्यों अमन आया था? क्यों यहाँ पे मिलिटेंसी का रेशो बहुत कम हो चुका था? क्यों यहाँ के लोगों को कश्मीर में कभी भी अमन नहीं आया है, कभी भी अमन नहीं आया कश्मीर में। कश्मीर के अलगाववादी जब तक जिंदा है तब तक कभी अमन नहीं आएगा। जब तक पाकिस्तान की बातें तुम्हारे दिमाग में आती रहेंगी, कभी भी अमन नहीं आएगा। अगर 1.25 करोड़ लोगों में राष्ट्रवादियों की है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, टार्चर क्यों कर रहे हो? आप 1.25 करोड़ लोगों को टार्चर क्यों कर रहे हो? कश्मीर को सुधार के 250 मिलिटेंट जो भी हमारे फोर्सेस हैं उनका 250 मिलिटेंट बचे हैं। राहुल जी, पूरे अवाम क्यों परेशान है? ठीक है राहुल जी, परेशान क्यों है आप मुझे बताइए। हमारी इस परेशानी का हल कौन निकालेगा? राहुल जी, कोई ऐसा रास्ता क्यों न कोई निकालता है? ठीक है राहुल जी, आप बताइए ना आपकी परेशानी आपको क्या है, कौन सी परेशानी है आपको? अपनी परेशानी ठीक है भदौरिया जी बात कर लेने दीजिए। क्या है पर जिनके बच्चे मरते हैं ना, जिनके बच्चे मरते हैं ना, देश में जो लोगों को जिनके बच्चे मरते हैं उन्हीं को पता है कि क्या परेशानी है। आपको तो नहीं है ना। अगर आप सचमुच में कश्मीरियों को अपना समझते, अगर आप सचमुच में कश्मीरियों को दिल के करीब समझते, आप ये बात नहीं बोलते आपको क्या परेशानी है। हमें परेशानी है हमारा पुलिस वाला क्यों मरता है, हमें परेशानी है हमारा पुलिस वाला क्यों मरता है, हमें परेशानी हमारा सरपंच क्यों मरता है, हमें परेशानी हमारे सोशल एक्टिविस्ट क्यों मरते हैं, हमें परेशानी हमारे पत्रकार क्यों मरते हैं, हमें परेशानी सरकार से क्यों कह रहे हो? आतंकवादी कहिए जो आपके रिश्तेदार हैं, उनसे नहीं कह रहे हो, उन्हें समझाइए ना। देखिए सचमुच में आप लोग भदौरिया जी, खराब हो चुका है। भदौरिया जी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाए, कुछ लोगों ने भदौरिया जी व्यक्तिगत आक्षेप ना लगाए। लोगों ने बंदूक उठाया है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, सबको एक ही कटघरी में खड़ा करेंगे। राहुल जी, कटघरी में सारे नहीं है। हाँ बंदूक उठाना गलत है, लेकिन हम चाहते हैं कि सबके साथ बात की जाए, लाया जाए टेबल पे। अगर कोई गलत रास्ते पे चला है उनको अपील की जाए, आइए बात कीजिएगा। की सजा पे मातम मना रहा है, वो कुछ भी नहीं चाहता है, वो सिर्फ आतंकवाद चाहता है। देखिए आप एक बार कहिए कि आतंकवादियों को सजा मिलना ही चाहिए, यासीन मलिक को सजा मिलना ही चाहिए, कहिए ये शब्द एक बार कहिए। देखिए मैं आपको सिर्फ एक बार बोलना चाहता हूँ, आप अमन क्यों नहीं चाहते हो? आप पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर के खून का इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हो? आपको नहीं लगता? आप अपने नाकामी क्यों छुपाना चाहते हो? आप ये बोलो कि आप भदौरिया जी आपस में बातचीत करके कोई मसला हल नहीं होगा। जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं उससे मसला हल नहीं होगा। आप कहते हो एक दूसरे को सुनना भी पड़ेगा। अटूट अंग के साथ कोई ऐसा नहीं करता है।
हाँ मैं तो आपने 3 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है तो 5 भदौरिया जी थोड़ी देर शांत रहिए, थोड़ी देर शांत रहिए, राहुल जी से बात करने दीजिए। किससे बात की जाए आप मुझे बताएं, कहाँ से हम दिक्कत यही है कि हम केवल बात अपनी रखना चाहते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनना चाहते हैं। कश्मीर समस्या में एक बड़ी वजह यही है कि हम अपनी बात तो रखना चाहते हैं लेकिन दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। राउफ जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिनका भी खून बहा है वहां पे, जिन्होंने भी बंदूकें उठाई है, उनका अगर खून बहा है वहां पे तो वो गलत नहीं था? बात उनसे होगी जो बातचीत के मंच पे आना चाहेंगे, जो बातचीत के टेबल पे आना चाहेंगे, क्योंकि जब सुरक्षा कर्मी और हाथ में बंदूक उठाए हुए युवा के बीच में आमना सामना होता है तो एक गोली किसी के भी जीवन और मौत का फैसला कर देती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि जिसने हाथ में बंदूक उठा ली उससे सुरक्षा बल जाकर के बातचीत करेगा या उससे सरकार जाके बातचीत करेगी? तो गोली का जवाब तो गोली है, समझते क्यों नहीं? लेकिन बोली का जवाब बोली होता है, बोली का जवाब ही बोली से दिया जा सकता है। फिर बात करिए ना राउफ जी, दोनों बातें एक साथ नहीं चलती है। आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ आप हमारी कोशिश अगर कहते हैं यहाँ 2 या 250 नौजवान जिनके हाथ में बंदूक, क्या 1.25 करोड़ नौजवान के हाथ में बंदूक है, आपको क्या डर लगता है यहाँ की जितने भी हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या सियासी लोग हैं, जितने भी यहाँ के लोग हैं उनसे बात की जाए, चलो वो 200 या 250 लड़के हैं उनको छोड़ दो, लेकिन बाकी लोगों से बात कीजिए। देखिए उसका कारण भी ढूंढना है। यहाँ अगर 47 से हम मिलिटेंट से बोल खत्म हो रही है, कल हो रही है, ये खत्म हो क्यों रही है? ये लड़के और भदौरिया जी, राउफ जी को बात रखने दीजिए अपनी। इसका हल देखना है कि दर्द क्या है, क्यों भदौरिया जी, उस दर्द को अगर दवा मिलेगी सिस्टम खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ मिलिटेंट को मारना चाहते हैं ना कि जिसके हाथ में बंदूक है, लेकिन उसके हाथ में बंदूक खत्म होकर दूसरा निकलता है, तीसरा क्यों? वजह क्या है? उनके दर्द को आप देखिए, क्या दर्द है, उस दर्द के दवा थोड़ा सा लगा लीजिएगा। कोई नहीं, आप अपना दिल बड़ा कीजिएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ अमन होगा। अगर सचमुच में आप अमन चाहते हो, बंदूक से गोली से कभी अमन नहीं आया है, ना आएगा। तो राउफ जी, आप बात कीजिएगा, सिर्फ आप मारना जानते हो, मारो उसको, मारो इसको, मारो। कब से मरे जा रहे हैं, कब तक मरेंगे हम? आप मुझे क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? राउफ जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी हालिया दौर में जो भारत सरकार ने कदम उठाए, वहां के डेवलपमेंट को लेकर के कई स्कीम्स लेके आए, वहां पे विकास कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, वहां तमाम तरह की स्कीम जो पूरे भारतवर्ष में लागू है वो तमाम तरह की स्कीम अब जम्मू कश्मीर में लागू की जा रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बातचीत की दिशा में बढ़ाया हुआ एक पहला कदम है? देखिए बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे बताएं, किसी भी स्टेट को डिग्रेड करना कोई कदम बढ़ाने की बात नहीं है। आपने एक कदम पीछे हटाया, हमारे जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में पहले किया, जो हम लोग नहीं चाहते। क्या आप आप बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा अटूट अंग है जैसे दिल्ली है? क्या ये सब जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं पूछना चाहते? कैसे आपने डाउनग्रेड कर दिया हमारी स्टेट को? क्यों आपने आपको यूटी बना दिया? क्यों यहाँ पे 2019 से इलेक्शन नहीं हो रहा है? कैसे? जो यहाँ के नागरिक, यहाँ के लोग जो हुक्मरान थे, सुन लीजिए, उनको जेलों में डाला गया। यहाँ के जितने भी सुन लीजिए, उनको जेलों में बंद किया गया, यहाँ के नौजवानों को बंद किया गया। कोई बात नहीं। अगर आपसे मुख्तलिफ कोई सोच रखता है, इसका मतलब नहीं आप उसको जेल भेज दोगे, फिर अमन आएगा। कैसे अमन आ सकता है? यहाँ आपने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, आपने आपके 10 कदम पीछे आपने ले लिया। राउफ जी सुन लीजिए, राउफ जी सुनिए, ये जम्मू कश्मीर पहला स्टेट नहीं है, पहला राज्य नहीं है। इससे पहले भी तमाम राज्य, चाहे वो बिहार झारखंड का बंटवारा हो, चाहे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बंटवारा हो, चाहे तमाम कई ऐसे राज्य हैं जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, जहां पे जनसंख्या बढ़ती है उसका बंटवारा होता है, बेहतर विकास के लिए बंटवारा होता है, 2 सरकारें आती हैं, 3 सरकारें आती हैं जो बेहतर तरीके से विकास को आगे बढ़ाती है। अगर इसी तरह की बात अगर जम्मू कश्मीर के साथ होती है तो इसमें जम्मू कश्मीर के लोग और जो आप कह रहे हैं कि ये 10 कदम पीछे खिसकाने की बात हो गई, ये कहां से बात निकल के आती है? क्या ये जम्मू कश्मीर भारत के उन राज्यों से अलग है जिसका पहले भी बंटवारा हो चुका है? आप मुझे बताएं, डाउनग्रेड करके कदम आगे बढ़े जाते हैं कि डाउनग्रेड करके पीछे? अगर यहाँ जम्मू कश्मीर एक स्टेट, आपने 2 स्टेटें बना दी, मैं समझता कि नहीं, आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया। आपने तो इसी स्टेट को 3 हिस्सों में, तब हमारा लद्दाख हमसे अलग कर दिया। हमारा जो आप जम्मू कश्मीर रह गया है, वो जम्मू कश्मीर को भी आपने
उस लायक नहीं रखा गया। यहाँ कौन सी तरक्की, आप तरक्की की बात कर रहे हैं? आप खुद आइए ना, देखिए यहाँ की गलियों की हालत, यहाँ की बिजली की हालत, यहाँ की रिसोर्सेज की हालत, यहाँ नौजवान सड़कों पे कैसे तड़प रहे हैं। कभी किसी को निकाल लगा, किसी को रोजगार, किसी को नहीं दे रहे हैं, रोजगार ले रहे हैं। तब तो यहाँ की सरकारें होती थी, उनसे बोला जाता है, वो समझती थी बात। लेकिन जो दिल्ली से राज यहाँ पे किया जाता है, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। हमारे जो राज्यपाल जी यहाँ पे रखे हैं, हमें हमारे एलजी साहब जो यहाँ पे हैं, कोई बात उन तक कौन पहुंचेगा, कौन उन तक बात पहुंचाएगा? यहाँ की बात सुनी नहीं जाती है। भदौरिया जी, इसका जवाब आप देंगे? हमारे नौजवान आप देखो बेरोजगारी में कहां से कहां बढ़ गए। आप देखो यहाँ के गरीबी का इंडेक्स कहां से कहां बढ़ गया। आप अगर बोलते कि यहाँ जो हमारी जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, ये आगे बढ़ाने के लिए, इससे तरक्की हुई नहीं। यहाँ बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई, यहाँ पे गरीबी ज्यादा आ गई। आप देखिए ना, सेंसस रिपोर्ट देखिए ना, वो आप देखिए ये पीछे गया कि आगे गया। यहाँ लोग तड़प रहे हैं, यहाँ लोग बेरोजगार बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ प्रेस क्लबों में कितना हल्ला होता है, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, लोग तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कभी भूख हड़ताल पे, कभी किसी पे। सिर्फ भदौरिया जी, आप जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे तरह के प्रोटेस्ट का सिलसिला यहाँ पे ज्यादा क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ भदौरिया जी सुन पा रहे हैं? दिया जाता है यहाँ किसी को, यहाँ हमारे हम लोग हैं, हमारे पास। ठीक है, इनके जो आरोप है, तमाम आरोप है, इसका क्या जवाब है आपके पास? राव जी का कहना है कि जो बंटवारा हुआ राज्य के बीच में, उससे जो स्टेट है, जो वहां विकास कार्य चल रहे थे, जो पहले चल रहे थे, वो अब बदतर हो गए। मेरा यह कहना है कि जो बंटवारा हुआ वो वहां के विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार का एक कदम है, और इसी कदम के सहारे आगे बातचीत के रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन राउफ जी, जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि भारत सरकार ने ऐसा करके फिर से एक बार आंदोलन की राह खोल दी है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, बंटवारा जहां भी जनसंख्या के हिसाब से बंटवारा होता है, जब लगने लगा कि जनसंख्या लेह लद्दाख से लेके, क्योंकि मैंने वहां की पूरी भौगोलिक रेखा जो जमीन है सब देखी हुई है, सियाचिन ग्लेशियर से लेके पेंगोंग से लेके जम्मू तक हमारी सब देखी हुई है। मैं चप्पे चप्पे पे वहां चल रहा हूँ और मैंने सब पूरा रोड मैप छाना हुआ है वहां का। तो जब वहां की जनसंख्या बढ़ने लगी, क्षेत्रफल इतना बड़ा है और सरकारें ठीक से वहां का विकास नहीं कर पा रही थी पहले, कि मैं देख रहा था कि जितना भी केंद्र से पैसा जाता था, वो जम्मू कश्मीर की जो सरकारें होती थी, वो तो कश्मीर में तो छोटा पूरा कुछ कर भी लेती थी, मगर लेह लद्दाख वाले के हिस्सों में कुछ भी नहीं आता था। मैं लेह लद्दाख में रहा हूं, मैंने देखा है, वहां के बेचारे तरस जाते थे कि एक गली भी हमारी कभी पक्की बन जाए, तो वहां उनको कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि सरकार होती थी जब कश्मीर में, और कश्मीर में यही 3-4 परिवार थे, इन्हीं के अंदर सरकार रही है, इससे आगे कहीं नहीं रही है। तो ये नहीं कभी चाहते थे कि लेह लद्दाख वालों का भी विकास हो, और ना ही चाहते थे जम्मू वालों का। तो जम्मू वाले तो फिर भी लड़ भिड़ के उनसे कुछ ले लेते थे, मगर लद्दाख वालों को ये कुछ नहीं देते थे। तो इसलिए जरूरत पड़ी कि अगर किसी प्रांत का विकास करना है तो उसको क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए, तो उसका विकास बहुत अच्छा होता है। इसीलिए इनको अलग अलग किया गया है। खाली लद्दाख को ही तो अलग किया है, जम्मू कश्मीर तो एक साथ है। जम्मू और कश्मीर का बहुत लंबा एरिया है, छोटा नहीं है। 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो 500 किलोमीटर के क्षेत्र में मिलके दो जगह है, तो लद्दाख को अलग किया है। और आज विकास बहुत अच्छे हो रहे हैं, ये कह रहे हैं विकास नहीं हो रहे, बहुत अच्छे हो रहे हैं। इन्हें शायद भूल जाना चाहिए, ये पहला साल ऐसा है कि जो कश्मीर में सबसे ज्यादा पर्यटन पहुंचा है, वहां रहने की जगह नहीं मिल रही लोगों की। तो यही तो विकास है। और विकास किसको कहते हैं? लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, फौज में नई भर्तियां हो रही हैं, पुलिस में नई भर्तियां हो रही हैं, गवर्नमेंट के अन्य विभागों में नई भर्तियां हो रही हैं। तो जो सर्विस नौकरी करना चाहते हैं, जो कुछ धंधा रोजगार करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं, उनको कोई कमी नहीं है। मगर जिन्हें आतंकवाद प्रेम है, उनके लिए कहीं कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ आतंकवाद ही चाहिए, क्योंकि जब आतंकवाद जब फैला था वहां शांति नहीं थी, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। अब वहां विकास होने लगा है, लोग मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं, तो ऐसे लोगों को हजम नहीं हो रहा है। ठीक है भदौरिया जी, इनके आकाओं को हजम हो रहा है। अब जल्दी से आखिरी प्रतिक्रिया लेंगे कि बंटवारा क्यों कर दिया। दिक्कत ये है कि अब मुख्य धारा से लोग क्यों जुड़ने लगे,
वहाँ आतंकवादी नहीं चाहिए, इससे अलग और कुछ चाहिए ही नहीं। जो आज चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ क्या हुआ, उन पंडित भाइयों से पूछे जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आज, मुझे बताइए। उनको क्यों नहीं सिक्योरिटी दी जा रही है? आप कहते हैं कि यहाँ अमन आ गया, यहाँ विकास आ गया, कैसे हमारे पंडित भाइयों को मारा जाता है, उनको कौन सिक्योरिटी देता है? ठीक है राउफ क्यों लोन जी, सड़कों पे चिल्ला रहे हैं आज, मुझे बताइए क्यों चिल्ला रहे हैं वो आज ही मैंने एक वीडियो सुना, हमारा एक पंडित भाई बता रहा है कि हमने गलत किया कि हमने इस फैसले को साथ दिया कि 370 और 35 को तोड़ा गया, ये गलत फैसला था। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, हम वो सोच रहे थे कि हमें पता नहीं क्या दिया जाए, लेकिन उन बेचारियों को सिर्फ गोलियां, सिर्फ परेशानियां, वो चाहते हैं कि उनको उनकी सिक्योरिटी जोन में कहीं नौकरी लगाई जाए, वो नहीं ये सरकार कर पा रही है, उनको खतरे में डाल के परेशान कर रहे हैं लोग। राउफ जी आपको क्या लगता है? चलिए आपकी तमाम बातों को सुना हमने, कई बातें थी जिस पे गौर करने लायक थी, कई बातें थी जो आपत्तिजनक थी जिस पे गौर नहीं किया जा सकता। खैर राउफ जी आपको ऐसा नहीं लगता कि जब बात यहाँ पे किसी फैसले की होती है, जब बात यहाँ सुधार की होती है, तो पाकिस्तान बीच में बिन बुलाए मेहमान की तरह कूद जाता है? आज भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के चाहे वर्तमान जो मुख्यमंत्री, मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वहां कई सूबों के मुख्यमंत्री रहे हैं, या चाहे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, या जो अभी विदेश मंत्री हैं, तमाम विधवा विलाप करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये जो फैसला हुआ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसे यूएन तक उठाया जाना चाहिए मामले को। आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान जो दखलंदाजी कर रहा है वो गलत है? देखिए हम पाकिस्तान के विषय में नहीं जाना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान से क्या लेन देन है, हमें पाकिस्तान से लेना क्या है। हम बात करते हैं जिस मुल्क के साथ हम रह रहे हैं, जो मुल्क हमें बता रहा है ये कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हम उस मुल्क की बात करेंगे। हम पाकिस्तान की बात क्यों करें? वहाँ का प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है, वहाँ का नहीं, तो आप उसकी निंदा कीजिए ना। राव जी आप भारतीय हैं, आप उसकी निंदा क्यों नहीं कर रहे? मुजफ्फराबाद की भी बात करनी चाहिए जो पाकिस्तान के ज़ेर साये में है, हमें पूरे जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि मुजफ्फराबाद भी हमारे साथ मिले, एक बड़ा राव जी बस आपसे एक ही अनुरोध, पाकिस्तान क्या कहता है क्या नहीं कहता है, नहीं तो आप उसको गलत बताइए, उसकी निंदा कीजिए, लानत भेजिए उस पे। हेलो राउफ जी हम भारतीय हैं, हमारा लेना देना अपने पड़ोसी से है। अगर पड़ोसी घुसपैठ करना चाहेगा तो उसको घुसपैठ तो नहीं करने दे सकते। और इस मुल्क से जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, हम उस मुल्क से बात करेंगे और उस मुल्क की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर पाकिस्तान दखलंदाजी कर रहा है तो उसकी निंदा कीजिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमें मुजफ्फराबाद भी चाहे, हमें मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सारा एरिया हमें चाहे। ये एक बड़ा जम्मू कश्मीर है, यहाँ की एक अपनी साख्त है, एक अपनी सोच है, एक अपनी एक हिस्ट्री है। हर स्टेट को एक अपनी हिस्ट्री होती है, अपनी एक सोच होती है। आप मुझे बताइए क्यों हम छोड़े, क्यों हम मुजफ्फराबाद को कहीं छोड़े, क्यों छोड़े? नहीं बिल्कुल सही है, हम तो उसे भी अपना ही कश्मीर मानते हैं जिसे पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान दखलंदाजी करता है तो उसकी निंदा तो आप कीजिए कि इसने गलत कहा पाकिस्तान ने। देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर ये हमारा जो मसला है, ये अगर यूएन में हमारा मसला है, जम्मू कश्मीर का मसला, जम्मू कश्मीर में कैसे, आप इस पे सियासत मेहरबानी करके मत कीजिएगा। हमारे उस मासूम बच्चों के खून का भी सियासत नहीं है, यहाँ देशभक्ति है। कभी वहाँ आप मुद्दे की बात की जाए कि कश्मीर में अमन कैसा लाया जाए, कश्मीर में ये खून खराबा कैसे बंद होगा। तमाम बातें, मैं केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ राउफ जी, एक ही रिक्वेस्ट करो, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप ये तो कहिए जो पाकिस्तान ने बयानबाजी की है वो गलत की है, उसे दखलंदाजी देने का कोई हक नहीं है। देखिए हमारे जम्मू कश्मीर का जो मसला है, ये हम ज़ेर साए हिंदुस्तान के रहते हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, अपनी जो यहाँ पे सरकारें हैं उनसे बात करेंगे। हमें किसी भी पाकिस्तान की कोई नहीं पड़ी है, पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें उसमें जाना क्यों है, हमें उसका नाम जाना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप उसकी निंदा कीजिए। मैं तो कहता हूँ, मैं भारतीय हूँ, भदौरिया जी भारतीय हैं, हम तो ये कहते हैं और आप भी भारतीय हैं। हम तो मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, ये कश्मीर हमारा है। मतलब आप अपने आप को भारतीय भी नहीं मानते क्या?
हम जम्मू कश्मीर का मानते हैं अपने आप को। मतलब भारतीय नहीं मानते आप अपने आप को? देखिए आप मुझे बताइए इस विषय में, इस पे आप क्यों इंसान को बातों में फंसाना चाहते हो? बस दिक्कत यही है राहुल जी, आपके माध्यम से, अगर मैं आपके माध्यम से छोटी सी बात कहना चाहता हूं, दिक्कत यही है, दिक्कत यही है कि आप अपने आप को भारतीय नहीं मानते, जम्मू कश्मीर का मानते हैं। मैं खुद को यूपी का मानता हूं, या मैं बिहार का मानता हूं, या असम का मानता हूं, ये अपनी अपनी आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले मैं भारतीय हूं, और इस बात को आपको भी समझना चाहिए। दिक्कत बस यही है। खैर चलिए, जब इस तरह की बहस होती है, रास्ता सब लोग ढूंढना चाहते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हो, चाहे वहां के एक्टिविस्ट हो, बात अच्छी होती है। लेकिन बात जब यहां पे आती है कि आप खुद को भारतीय मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो वो खुद को कश्मीरी मानते हैं, कश्मीरी हैं, अच्छी बात है, हम भी स्वागत करते हैं। हमारे भी कई मित्र हैं जो कश्मीरी हैं, लेकिन कश्मीरी होने से पहले भारतीय हैं। इस बात को क्यों भूल जाता है कोई? इस बात को क्यों नहीं कोई मानना चाहता है? खैर, इस पूरे बहस में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े थे, हम सबका धन्यवाद देना चाहेंगे, सबको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हमारे इस पूरे बहस में हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद। लेकिन बात घूम फिर कर यहीं आ जाती है। बात जब कश्मीर की होती है, बात जब यासीन मलिक जैसे कश्मीर के शैतान को, जो कश्मीर का शैतान, इतना बड़ा शैतान जिसने 4 वायुसेना के जवानों को गोलियों से भून डाला, जिसने रूबिया सईद को अपहरित किया, उसका अपहरण करवाया, तमाम कत्लेआम मचाया, 1990 के दशक में जो कत्लेआम मची जम्मू कश्मीर के अंदर में, उस सारे कत्लेआम का जिम्मेवार यासीन मलिक था। वहां से कश्मीरी पंडितों को बाहर जाना पड़ा, बेघर होना पड़ा, उनके बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, उसका भी जिम्मेदार यासीन मलिक था। लेकिन जब बात यासीन मलिक के इन कारनामों की होती है, जब उसके कुकर्मों की बात होती है, और जब उसे सजा देने की बात होती है, तो कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो सामने आते हैं और विधवा विलाप करते हैं कि इस तरीके से मसले का हल नहीं हो सकता। तो भाई साहब, मसले का हल होगा कैसे? क्या दहशतगर्दों को माफ कर दिया जाए? क्या ऐसे लोगों को माफ कर दिया जाए जिसने दहशतगर्दी की, जिसने बहु बेटियों की इज्जत लूटी, जिसने भारत के टुकड़े करने की कोशिश की, जो चाहता नहीं है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहे? क्या ऐसे लोगों से बात की जा सकती है? जिन लोगों ने AK-47 हाथ में उठा लिया, क्या ऐसे लोगों से बात की जा सकती है? लेकिन जब बात इस पे आती है, जब चर्चा इन मुद्दों पे होती है, तो निकल के बात आती है कि ठीक है जी, हम तो जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है, आप जम्मू कश्मीर के हो सकते हैं, हर आदमी किसी न किसी भारत का जो भी नागरिक है किसी न किसी स्टेट का है, लेकिन क्या इस तरीके से मसले हल होंगे? आपको भारतीय होने पे गर्व नहीं है? आप अपने आप को भारतीय नहीं कहलाना चाहते? खैर, मसला बहुत है, बातें जब निकलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी। ये तमाम बहस आए दिन होती रहती हैं, कश्मीर का मसला अभी तक हल नहीं हो पा रहा है। भारत सरकार अपने तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है, वहां विकास कार्य किए जा रहे हैं, वहां पे लोगों को सुकून कैसे पहुंचे उसकी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अलगाववाद को हवा देने में लगे हुए हैं। खैर, ये चर्चा फिलहाल इतना ही, इस बहस को हम फिलहाल विराम देंगे, लेकिन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया पे, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।